क्या हो अगर पूरी इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी कुछ ऐसे बच्चों पर डाल दी जाए जिन्होंने कभी पृथ्वी देखी ही ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्यूवर्स। फिल्म का नाम है वॉयजर्स। अगर आपको ऐसी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है साल 2063 से। धरती अब धीरे धीरे रहने लायक नहीं बची है। प्रदूषण, संसाधनों की कमी और बढ़ती आबादी ने इंसानों का भविष्य लगभग खत्म कर दिया है। इसी बीच वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मिलता है जहाँ इंसान नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, वह ग्रह पृथ्वी से इतना दूर है कि वहाँ पहुँचने में पूरे 86 साल लगेंगे। यानी जो लोग इस मिशन पर जाएंगे वे खुद उस ग्रह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक एक अनोखा प्लान बनाते हैं। वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों के डीएनए से कुछ बच्चों को जेनेटिकली तैयार करते हैं। इन बच्चों को जन्म से ही सिर्फ एक ही मकसद के लिए पाला जाता है, नई दुनिया बसाने के लिए। योजना ये होती है कि पहली पीढ़ी सफर शुरू करेगी, फिर उसी जहाज में दूसरी पीढ़ी पैदा होगी और आखिर में तीसरी पीढ़ी उस नए ग्रह पर जाकर इंसानी सभ्यता की नई शुरुआत करेगी। यानी पूरा मिशन 3 पीढ़ियों तक चलेगा। इन सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी जाती है जिसका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड सिर्फ उनका कमांडर नहीं बल्कि उनके लिए पिता जैसा इंसान है। वह बच्चों को पढ़ाता है, उनकी ट्रेनिंग करवाता है, उन्हें अनुशासन सिखाता है और सबसे बढ़कर उन्हें प्यार भी देता है। एक दिन वह मिशन कंट्रोल से कहता है, अगर मैं इन बच्चों के साथ जाऊं तो उन्हें सही दिशा दे सकूंगा। काफी सोच विचार के बाद रिचर्ड को इस मिशन का हिस्सा बना लिया जाता है और फिर इंसानों की सबसे बड़ी अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है। विशाल स्पेस शिप ह्यूमनिटास पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ देता है। रिचर्ड आखिरी बार अपनी धरती को देखता है क्योंकि उसे पता है अब शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। 10 साल बाद वे सभी छोटे बच्चे अब जवान हो चुके हैं। उनकी पूरी जिंदगी एक मशीन की तरह चलती है। सुबह उठना, एक जैसा खाना, कड़ी ट्रेनिंग, पढ़ाई, काम और फिर सो जाना। उनकी जिंदगी में न कोई मस्ती है, न कोई प्यार और न ही अपनी मर्जी से कुछ करने की आजादी। हर दिन बिल्कुल एक जैसा। सभी लोग रोज एक नीले रंग का ड्रिंक पीते हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर उसमें है क्या। उन्हीं युवाओं में 3 मुख्य किरदार हैं। क्रिस्टोफर जो बहुत समझदार और जिम्मेदार है, जैक जो थोड़ा गुस्सैल और बागी स्वभाव का है और सेला जो इस मिशन की सबसे होशियार मेडिकल ऑफिसर बनने वाली है। एक दिन सेला रिचर्ड से पूछती है, क्या हमारी अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? रिचर्ड मुस्कुराकर उसे अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखाता है और कहता है, आज हम जो कर रहे हैं उसी की वजह से आने वाली पीढ़ियां जी पाएंगी। सेला कुछ नहीं कहती लेकिन उसके मन में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। उसी रात क्रिस्टोफर की नजर जहाज के सिस्टम पर पड़ती है जहां उसे पानी की गुणवत्ता से जुड़ा एक अजीब सा अलर्ट दिखाई देता है। उसमें एक रहस्यमयी केमिकल का नाम लिखा होता है, T5-6J। क्रिस्टोफर यह नाम पहले कभी नहीं सुनता। वह रिचर्ड से इसके बारे में पूछता है लेकिन रिचर्ड बात को टाल देता है। यहीं से क्रिस्टोफर के मन में शक पैदा होने लगता है, क्या उनसे कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है? उस रात क्रिस्टोफर अपने सबसे अच्छे दोस्त जैक को सारी बात बताता है। पहले तो जैक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता लेकिन दोनों मिलकर तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज इस राज का पता लगाकर ही रहेंगे। रात के समय जब पूरी क्रू सो रही होती है तब दोनों चुपके से जहाज के कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद क्रिस्टोफर सिक्योरिटी फायरवॉल को बाईपास कर देता है और जैसे ही सिस्टम खुलता है दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है T56J कोई साधारण न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी दवा है जो इंसानों की भावनाओं को दबा देती है। यह दवा लोगों के अंदर की खुशी, प्यार, गुस्सा, डर और यहाँ तक कि उनकी इच्छाओं को भी कम कर देती है। यानी बचपन से उन्हें जो नीला ड्रिंक पिलाया जा रहा था वह उनकी सेहत के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए था। अब दोनों समझ जाते हैं कि आखिर उनकी पूरी जिंदगी इतनी बेरंग क्यों थी। उन्हें कभी किसी से प्यार क्यों नहीं हुआ, कभी किसी चीज की चाहत क्यों महसूस नहीं हुई और वे हमेशा मशीनों की तरह क्यों जी रहे थे। असल में पूरी मिशन टीम चाहती थी कि सफर के दौरान कोई भी अपनी भावनाओं के कारण गलत फैसला न ले। अगर सब अपनी मर्जी से रिश्ते बनाने लगते तो जहाज में आबादी तेजी से बढ़ जाती और खाने पीने का सारा सामान खत्म हो जाता। यानी मानव जाति को बचाने के लिए इन लोगों की आजादी ही उनसे छीन ली गई थी। इसके बाद क्रिस्टोफर और जैक एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे उसी समय से नीला ड्रिंक पीना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव शुरू होने लगता है। अब उन्हें छोटी छोटी चीजें पहले से ज्यादा महसूस होने लगती हैं। इसके बाद दोनों यह राज अपने दोस्तों काई और जूली को भी बताते हैं। पहले तो वे दोनों हैरान रह जाते हैं लेकिन जब उन्हें भी सबूत दिखाए जाते हैं तो वे भी नीला ड्रिंक पीना छोड़ देते हैं। अगले दिन क्रिस्टोफर सीधे रिचर्ड के पास जाता है। वह उससे पूछता है, आप हमसे आखिर क्या छिपा रहे हैं? ये पॉटेज क्या है? रिचर्ड कुछ देर चुप रहता है फिर कहता है, अगर मिशन कंट्रोल ने इसे छिपाया है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी। वह क्रिस्टोफर को समझाने की कोशिश करता है कि हर सच सही समय पर ही बताया जाना चाहिए। लेकिन अब क्रिस्टोफर का भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा था। उधर नीला ड्रिंक छोड़ने का असर अब साफ दिखाई देने लगता है। क्रिस्टोफर पहली बार सेला को अलग नजर से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। वहीं जैक के अंदर भी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं लेकिन उसके अंदर प्यार से ज्यादा जलन और गुस्सा पैदा होने लगता है। जब वह सेला को क्रिस्टोफर के साथ बात करते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर साफ जलन दिखाई देती है। यहीं से दोनों दोस्तों के बीच अनजाने में एक दरार पड़ने लगती है। कुछ समय बाद अचानक पृथ्वी से आने वाला संपर्क टूट जाता है। रिचर्ड सभी लोगों को बताता है कि स्पेस शिप का ट्रांसमीटर खराब हो गया है और उसे ठीक करने के लिए स्पेस वॉक करनी पड़ेगी। इस मिशन पर वह अपने साथ जैक को ले जाने वाला होता है लेकिन उसी दौरान जैक अपनी बदलती भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वह सेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सेला तुरंत उसे रोकती है और तभी रिचर्ड वहां पहुंच जाता है। रिचर्ड गुस्से में जैक को धक्का देता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है लेकिन जैक बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। बाद में रिचर्ड को पता चलता है कि जैक ही नहीं क्रिस्टोफर ने भी नीला ड्रिंक पीना बंद कर दिया है। अब रिचर्ड उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है, यह दवा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थी, इसे इसलिए दिया गया था ताकि तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख
सको और मिशन सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके। वह दोनों से कहता है कि पहले ट्रांसमीटर ठीक कर लेते हैं, फिर वह खुद मिशन कंट्रोल से बात करके सारी सच्चाई सबको बता दे। क्रिस्टोफर उसकी बात मान तो लेता है, लेकिन अब उसके मन में सवाल पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। अब कहानी पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार टू यू वर्स पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दूसरे दिन पूरे स्पेस शिप में हलचल मची हुई थी। टूटा हुआ ट्रांसमीटर ठीक करने के लिए रिचर्ड स्पेस वॉक की तैयारी कर रहा था। उसके साथ इस मिशन पर जाने वाला था क्रिस्टोफर। रिचर्ड चाहता था कि क्रिस्टोफर धीरे धीरे मिशन की सारी जिम्मेदारियां सीख जाए, क्योंकि भविष्य में वही इस पूरी टीम का लीडर बनने वाला था। उधर जहाज के अंदर बाकी सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। जैक भी सिस्टम रूम में मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी शांति नहीं थी। नीला ड्रिंक छोड़ने के बाद उसके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या और बगावत तेजी से बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद रिचर्ड और क्रिस्टोफर स्पेस सूट पहनकर जहाज के बाहर निकलते हैं। पहली बार खुले अंतरिक्ष को इतनी नजदीक से देखकर क्रिस्टोफर मंत्रमुग्ध रह जाता है। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा, अनगिनत तारे और उनके बीच तैरता हुआ विशाल स्पेस शिप। रिचर्ड मुस्कुराकर कहता है, याद रखना, एक दिन यही मिशन पूरी इंसानियत का भविष्य तय करेगा। दोनों मिलकर ट्रांसमीटर की मरम्मत शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अचानक पूरे जहाज में फिर वही रहस्यमयी चरमराने जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। अब तक कई लोग ये आवाज सुन चुके थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर आती कहां से है। कुछ क्रू मेंबर्स तो यहाँ तक सोचने लगे थे कि शायद जहाज में कोई एलियन छिपा हुआ। हालांकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं था। अचानक क्रिस्टोफर के हेलमेट की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चमकदार साया बहुत तेजी से रिचर्ड की तरफ बढ़ रहा हो। उससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका होता है। रिचर्ड का शरीर जोर से उछलकर जहाज से दूर चला जाता है। उसी समय पूरे स्पेसशिप की बिजली कुछ सेकंड के लिए डगमगा जाती है। अंदर सिस्टम रूम में आग लग जाती है, अलार्म बजने लगते हैं और पूरा जहाज इमरजेंसी मोड में चला जाता है। क्रिस्टोफर किसी तरह रिचर्ड को पकड़कर वापस एयरलॉक तक लाता है। पूरी टीम मिलकर उसे मेडिकल बे में ले जाती है। सेला पूरी कोशिश करती है, सीपीआर देती है, दवाइयां देती है, लेकिन काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह भारी मन से घोषणा करती है, रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही पूरे जहाज में सन्नाटा छा जाता है। रिचर्ड की मौत के बाद पूरी टीम पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती है। अब न कोई बड़ा था, न कोई मार्गदर्शक और न ही कोई ऐसा इंसान जो मुश्किल समय में सही फैसला ले सके। कुछ देर बाद सभी लोग मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, रिचर्ड की मौत आखिर हुई कैसे। एक लड़का कहता है, मैंने अपनी स्क्रीन पर कोई अजीब सी चीज देखी थी। दूसरा कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वह कोई एलियन था। धीरे धीरे डर पूरे जहाज में फैलने लगता है। कुछ लोगों को यकीन हो जाता है कि उनके साथ इस स्पेस शिप में कोई अनजान ताकत भी मौजूद है। सभी वोट डालते हैं और आखिरकार सबसे ज्यादा वोट क्रिस्टोफर को मिलते हैं। अब वही इस पूरे मिशन का नया चीफ ऑफिसर बन जाता है। सब लोग उसे बधाई देते हैं, यहाँ तक कि जैक भी मुस्कुराकर उसे बधाई देता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसके दिल की जलन छिपा नहीं पाती। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि लीडर बनने का मौका उससे छिन गया। यहीं से दो पुराने दोस्तों के बीच की दूरी और भी बढ़ जाती है। नई जिम्मेदारी संभालते ही क्रिस्टोफर सबसे पहले जहाज की मरम्मत शुरू करवाता है। उसका कहना था, अगर जल्दी से सारे सिस्टम ठीक नहीं किए गए तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा भी था जिसे सबसे आखिर में ठीक किया जाना था, और वह था सर्विलांस सिस्टम। अगर वह दोबारा चालू हो जाता तो शायद सबको पता चल जाता कि रिचर्ड की मौत के वक्त वास्तव में क्या हुआ था। उधर सेला पहली बार रिचर्ड के निजी कमरे में जाती। वहाँ उसे रिचर्ड की पुरानी तस्वीरें, उसके परिवार की यादें और उसकी वीडियो डायरी मिलती है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर भी वहाँ पहुंच जाता है। दोनों साथ बैठकर वीडियो में रिचर्ड कहता है, अगर कभी मैं इस मिशन में न रहूं तो भी मुझे भरोसा है कि ये बच्चे एक दिन इंसानियत का भविष्य जरूर बचाएंगे। यह सुनकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। रिचर्ड की मौत के बाद धीरे धीरे पूरे जहाज का माहौल बदलने लगता है। अब लगभग सभी लोग नीला ड्रिंक पीना छोड़ चुके थे, जिसकी वजह से पहली बार वे अपनी असली भावनाओं को महसूस करने लगे थे। उधर पूरी टीम पहली बार खुलकर जीना शुरू कर देती है। वे लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं और कई सालों बाद पहली बार उन्हें आजादी का एहसास होता है। लेकिन ये आजादी धीरे धीरे अनुशासन को खत्म करने लगती है। अगले दिन जब क्रिस्टोफर सभी लोगों को काम पर लौटने के लिए कहता है तो कई लोग उसकी बात सुनने से ही मना कर देते हैं। उन्हें अब काम से ज्यादा अपनी मर्जी से जीना अच्छा लगने लगा था। जैक इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वह धीरे धीरे बाकी लोगों के दिमाग में जहर भरना शुरू कर देता है। वह कहता है, हम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत क्यों करें जब इस मिशन का असली फायदा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। हम कभी उस नए ग्रह तक पहुंचेंगे भी नहीं, तो फिर हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। जैक की बातें सुनकर कई लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर लोगों को समझाता है, अगर आज हमने काम छोड़ दिया तो हमारे बच्चे और पोते कभी उस ग्रह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा बलिदान ही इंसानियत को बचाएगा। लेकिन अब बहुत कम लोग उसकी बात सुन रहे थे। पूरी टीम दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था क्रिस्टोफर का ग्रुप और दूसरी तरफ जैक का ग्रुप। इसी बीच कुछ लोग फिर से उसी अजीब आवाज को सुनते हैं जो रिचर्ड की मौत से पहले सुनाई दी थी। डर के मारे कुछ लोग फिर कहने लगते हैं कि जहाज में कोई एलियन है। जैक तुरंत इस डर का फायदा उठाता है। वह कहता है, मैंने अपनी आंखों से उस एलियन को देखा है। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वह हम सबको खत्म कर देगा। हालांकि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन डरे हुए लोग बिना सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। उधर क्रिस्टोफर अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ जहाज का सर्विलांस सिस्टम ठीक करने पहुंचता है। अगर कैमरों की रिकॉर्डिंग मिल जाती तो रिचर्ड की मौत का सच सामने आ सकता था। काफी मेहनत के बाद हार्ड ड्राइव बच जाती है। अब सभी लोग सांस रोककर फुटेज देखने लगते हैं और जैसे ही वीडियो चलता है सबके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि रिचर्ड की मौत किसी एलियन ने नहीं बल्कि जैक और काई ने मिलकर की थी। असल में जब रिचर्ड और क्रिस्टोफर स्पेस वॉक पर थे उसी समय जैक ने जानबूझकर सिस्टम में छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से रिचर्ड को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगा और
वही उसकी मौत की वजह बन गया। यानी एलियन की पूरी कहानी सिर्फ एक झूठ थी और इस झूठ का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, जैक था। यह सच्चाई देखकर क्रिस्टोफर और सेला पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगर यह वीडियो जैक के हाथ लग गई तो वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वे फैसला करते हैं कि फिलहाल यह बात किसी को नहीं बताएंगे और सही समय आने पर पूरा सच सबके सामने रखेंगे। उसी रात क्रिस्टोफर और सेला अकेले होते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने डर और भविष्य की बातें करते हैं। क्रिस्टोफर कहता है, अगर इंसान की असली पहचान यही है तो शायद हम इस मिशन के लायक ही नहीं। सेला मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, हर इंसान जग जैसा नहीं होता। यही कहते कहते दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और पहली बार अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप पहली बार टू यूवर्स पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगली सुबह जैक पूरी टीम को कैंटीन में बुलाता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह सभी के लिए एक और पार्टी रख रहा है, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद इसे क्रिस्टोफर और उसका ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही सभी लोग बैठते हैं, जैक अचानक खड़ा हो जाता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, आज से इस जहाज का नया चीफ ऑफिसर मैं हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, लेकिन तभी क्रिस्टोफर भी अपनी सीट से उठता है। वह बिना कुछ कहे सीधे कंट्रोल स्क्रीन के पास जाता है और सर्विलांस फुटेज चला देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी क्रू की आंखों के सामने वह वीडियो चलने लगता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि रिचर्ड की मौत किसी एलियन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि जैक और काई ने जानबूझकर सिस्टम से छेड़छाड़ करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। पूरा जहाज सन्न रह जाता है। हर कोई जैक की तरफ देखने लगता है। अब सबको लग रहा था कि जैक हार चुका, लेकिन तभी वह एक ऐसी चाल चलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हाँ, मैंने रिचर्ड को मारा था। यह सुनकर सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह पूरी कहानी पलट देता है। जैक कहता है, रिचर्ड अब इंसान नहीं रहा था, उसके अंदर एलियन घुस चुका था। मैंने उसे इसलिए मारा ताकि तुम सबकी जान बच सके। फिर वह लोगों के दिमाग में डर भरना शुरू कर देता है। वह कहता है, एलियन अभी भी इसी जहाज में मौजूद है और वह किसी भी इंसान के अंदर छिपा हो सकता है। डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है और यहाँ भी बिल्कुल यही होता है। कई लोग बिना कोई सबूत मांगे जैक की बात पर यकीन कर लेते हैं। अब जैक सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगता है। उसे शक होता है कि मेडिकल टीम का एक लड़का शायद उसी के अंदर एलियन छिपा है। बस फिर क्या था, पूरी भीड़ उस बेचारे के पीछे दौड़ पड़ती है। वह बार बार कहता है, मैं इंसान हूँ, मुझ में कोई एलियन नहीं है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ उसे घेर लेती है और देखते ही देखते सभी लोग मिलकर उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर यह सब अपनी आंखों के सामने देखता रह जाता है, लेकिन वह अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। अब क्रिस्टोफर समझ चुका था कि यह लड़ाई अब सिर्फ सच और झूठ की नहीं रही, बल्कि इंसानियत बचाने की लड़ाई बन चुकी है। वह अपने भरोसेमंद साथियों सेला, फीबी और कुछ बाकी लोगों को लेकर जहाज के एक सुरक्षित हिस्से में चला जाता है। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जैक को किसी भी तरह रोकना। उधर जैक अपने ग्रुप के साथ मेडिकल बे में पहुंचता है और वहां से चाकू, औजार और बाकी हथियार उठा लेता है। अब उसके हाथ में ताकत भी थी और आधी क्रू का समर्थन भी। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर के पास न हथियार थे और न ही लड़ने लायक लोग। स्थिति पूरी तरह उसके खिलाफ थी। तभी सेला को एक बहुत जरूरी बात याद आती है। उसे याद आता है कि क्रिस्टोफर ने कभी पॉड 23 का जिक्र किया था, वही रहस्यमयी सीक्रेट कंपार्टमेंट जिसके बारे में मिशन ने सारी जानकारी छिपा रखी थी। क्रिस्टोफर तुरंत समझ जाता है, अगर वहाँ कोई हथियार छिपे होंगे तो वही उनकी आखिरी उम्मीद है। बिना किसी को बताए वह अकेला ही जहाज के अंदर बने गुप्त रास्तों में घुस जाता है। काफी देर तक रेंगते हुए वह आखिरकार पॉड 23 तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलने की कोशिश करता है, पूरा जहाज अलार्म से गूंज उठता है। तेज आवाज सुनकर जैक और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। क्रिस्टोफर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में जैक भी उसी सीक्रेट कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वह उसे खोल देता है और अंदर देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वहां बंदूकें, गोला बारूद और कई घातक हथियार रखे हुए थे। काई कहता है, शायद ये हथियार तीसरी पीढ़ी के लिए रखे गए होंगे, लेकिन जैक हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, ये हथियार हमारे लिए हैं। बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अब जैक के हाथ में सिर्फ लोगों का भरोसा ही नहीं, बल्कि असली हथियार भी आ चुके थे। इसी बीच क्रिस्टोफर के ग्रुप के दो लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैक के साथ मिल जाना, और वे दोनों उसे जाकर बता देते हैं कि क्रिस्टोफर और उसके बाकी साथी कहाँ छिपे हुए हैं। तभी सेला मॉनिटर पर देखती है कि जैक और उसकी टीम उनकी तरफ बढ़ रही है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सेला अपने साथियों से कहती है, कोई भी विरोध मत कर। कुछ ही सेकंड बाद जैक की टीम कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो सबको पकड़ लेते हैं। क्रिस्टोफर को अलग ले जाया जाता है, लेकिन तभी सेला अचानक जैक से कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जैक उसे अपने पास आने देता है। सेला उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन जैक जोर जोर से हंसने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। तभी फीबी आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सबको देखकर कहती है, हम सब पागल हो चुके हैं, हम चाहें तो अभी भी ये सब रोक सकते हैं, हम इंसान जानवर नहीं। लेकिन किसी को उसकी बात सुननी ही नहीं थी। और तभी अचानक काई गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और बिना एक सेकंड सोचे सीधे फीबी को गोली मार देता है। धड़ाम। फीबी वहीं जमीन पर गिर जाती है। पूरे जहाज में सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि जैक भी कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से क्रिस्टोफर के पीछे भागने लगता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्रिस्टोफर और सेला वहां से भाग निकलते हैं। अब पूरा जहाज उन दोनों का शिकार करने निकल चुका था। दोनों जान बचाते हुए वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन जैक उन्हें मम्मा जल्दी ही ढूंढ निकालता है। वो बिना सोचे वेंट के अंदर गोलियां चलाने लगता है। इसी तरह दोनों वहां से बच निकलते हैं। भागते भागते वो मेडिकल बे तक पहुंचते हैं। उसी समय काई भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। क्रिस्टोफर को पास में पड़ा एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देता है। जैसे ही काई हमला करने आता है, क्रिस्टोफर पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर देता है। एक ही वार में काई जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब बचा था सिर्फ जैक, लेकिन जैक अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो लगातार गोलियां चलाता हुआ उनके पीछे दौड़ता रहता है। आखिरकार क्रिस्टोफर और सेला एयरलॉक तक पहुंच जाते हैं।
क्रिस्टोफर तुरंत सेला से कहता है जल्दी स्पेस सूट पहन लो। दोनों से अंदर घुस जाते हैं। क्रिस्टोफर एयरलॉक की खिड़की को ढक देता है ताकि जैक को अंदर कुछ दिखाई ना दे, लेकिन जैक गुस्से में बिना सोचे सीधे दरवाजे पर गोलियां चला देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। गोली लगते ही एयरलॉक खुल जाता है और पूरे जोर से हवा बाहर निकलने लगती है। जैक भी उसी खिंचाव में अंदर आ जाता है। अब तीनों के बीच जीरो ग्रेविटी में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते जैक चाकू निकालता है और सेला के पेट में वार कर देता है। सेला दर्द से चीख उठती है। यह देखकर क्रिस्टोफर पूरी ताकत से जैक को धक्का देता है, लेकिन धक्का देते समय वो खुद भी स्पेस में बाहर निकल जाता है। अब सेला किसी तरह खुद को संभालती है और आखिरी ताकत लगाकर जैक को जहाज के बाहर धक्का दे देती है। कुछ ही सेकंड में जैक हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता है। उसका अंत हो चुका था, लेकिन क्रिस्टोफर भी अभी बाहर था। सेला घबराकर उसे ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे दूर जहाज से चिपका हुआ क्रिस्टोफर दिखाई देता है। वो किसी तरह वापस अंदर आ जाता है। दोनों की जान बच जाती है। अब बाकी बचे क्रू मेंबर्स भी अपने हथियार नीचे रख देते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि असली दुश्मन कोई एलियन नहीं था, बल्कि उनका अपना डर, उनका लालच और उनकी हिंसा थी। कुछ समय बाद पूरा जहाज फिर से सामान्य होने लगता है। सभी लोग मिलकर जहाज की मरम्मत शुरू कर देते हैं। इस बार सब कुछ वोटिंग से तय किया जाता है और पूरे क्रू की नई लीडर चुनी जाती है, सेला अपनी नई रिकॉर्डिंग में कहती है, हम अब किसी भी फैसले को जबरदस्ती नहीं लेंगे। अब हर फैसला मिलकर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, अब कोई भी फिर से नीला लिक्विड ब्लू ड्रग पीने का फैसला नहीं करता, क्योंकि अब वो अपनी भावनाओं के साथ जिम्मेदारी से जीना सीख चुके थे। समय बीतता है। सेला एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा क्रिस्टोफर का होता है। धीरे धीरे नई पीढ़ी इसी जहाज पर बड़ी होने लगती है। पुरानी पीढ़ी बूढ़ी होती जाती है, लेकिन मिशन चलता रहता है और आखिरकार 86 साल बाद ह्यूमनिटास अपना सफर पूरा कर लेता है। सामने वही नया ग्रह दिखाई देता है जहाँ इंसानों को नई शुरुआत करनी थी। पूरा जहाज धीरे धीरे उस ग्रह की ओर उतरने लगता है। आखिरकार इतने सालों की कुर्बानी, इतने संघर्ष और इतनी मौतों के बाद इंसानों को अपना नया घर मिल ही जाता है। यहीं पर यह शानदार साई-फाई फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वॉयजर्स 2021 की ये पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगर आप इस मिशन का हिस्सा होते तो क्या आप भी ब्लू ड्रग पीना जारी रखते या फिर आजादी चुनते। और अगर आप ऐसी ही माइंड ब्लोइंग साई-फाई, थ्रिलर और हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशंस हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो अभी 2Uverse को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी अगली शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।